क्लास 9th अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। हम इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के नाम को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमको पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन का अर्थ हुआ कि ऐसी वस्तुएं जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, या वे संसाधन जिसके द्वारा किसी न किसी रूप में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाते हैं। अब मनुष्य के रूप में संसाधन कहलाने का अर्थ है कि किसी देश की जनता उस देश के संसाधन के रूप में गिना जाता है, अर्थात अन्य संसाधनों के साथ साथ उस देश में निवास करने वाले लोगों को भी उस देश के संसाधन के रूप में लिया जाता है कि यह भी इस देश के एक प्रकार से संसाधन है, वहाँ पे रहने वाले लोग। वह इस रूप में, क्योंकि अगर देश का विकास हो रहा है तो वहाँ रहने वाले लोगों के प्रयास के द्वारा ही हो रहा है। अगर संसाधन है, पूंजी है, भूमि है, अगर मनुष्य नहीं है तो इन सब चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है। मनुष्य के द्वारा ही इन सब चीज़ों का समायोजन करके, उपयोग करके देश के विकास में सहयोगी बना जा सकता है। इसलिए मनुष्य को या जनसंख्या को देश का संसाधन कहा जाता है। इसलिए आज की सरकारें वहाँ पे रहने वाले लोगों को, अपने देश में रहने वाली जनसंख्या पर अधिक से अधिक इस प्रकार की योजनाएं लागू कर रही है, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग शिक्षित हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। विभिन्न प्रकार के उनको प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि वे आगे चलकर देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी बने। मानव पूंजी कहने का अर्थ यही हुआ कि जब मनुष्य ऊपर या जनसंख्या ऊपर सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, एक समय बाद यही लोग भौतिक पूंजी का निर्माण करके देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए मानव पूंजी कहा गया है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति व स्वस्थ व्यक्ति अन्य के मुकाबले ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होता है। इसी को चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक व व्यवसायी अपना अपना काम करते हुए देश की उन्नति में किस प्रकार से सहभागी हो रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में इस प्रकार से कि वे क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान कर रहे हैं, जिससे सरकार को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, और सरकार उन आर्थिक लाभ द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा इन्हीं माध्यमों से जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उससे लागू की जाती है, और इन सक्षम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा भी जो आर्थिक तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार तीव्र गति से होने लगता है। इसे हम चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले देश की उन्नति में किस प्रकार से सहभागी बनते हैं। आगे एक उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति और किस प्रकार से एक अशिक्षित व्यक्ति देश में किस प्रकार से उसकी स्थिति होती है, और किस प्रकार से देश को उनसे लाभ या हानि मिलती है। तो सकल और विलास का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से विलास पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखता था, और इसलिए वह पढ़ लिख नहीं पाया, और आगे चलकर वह साधारण सी स्थिति में ही रहा। वहीं दूसरी ओर सकल द्वारा, उसके परिवार द्वारा यह प्रयास किया गया कि उसकी शिक्षा पर व उसके प्रशिक्षण पर ध्यान देकर किस प्रकार से वह एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने लगा। वह परिवार का विकास हुआ, और एक प्रकार से ऊंचे वेतन के द्वारा वह
टैक्स देने लगा, जिससे देश को भी आय प्राप्त होने लगी। इसे चित्र में हम आसानी से देखकर उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वहीं एक और कहानी, विलास की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से अस्वस्थ होने के कारण वह परिवार की स्थिति खराब होने के कारण विलास पढ़ लिख नहीं पाया और आखिरकार वह भी अपने माता पिता के समान उसकी स्थिति उसी तरीके से गरीबी की ही रही और वही काम करने लगा जो उनके परिवार में बाकी लोग या उनके माता पिता करते थे। वह अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार नहीं पाया। बस यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति, एक प्रशिक्षित व्यक्ति व एक स्वस्थ व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अपने परिवार के व देश के विकास में सहयोगी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने भी कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया है, वह स्वास्थ्य के प्रति वह सचेत नहीं है, तो वह देश की उन्नति में, अपनी खुद की उन्नति में, वह परिवार की आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर जापान का उदाहरण देने का कारण यही है कि किस प्रकार से जापान में संसाधन अल्प मात्रा में होने पर भी वहाँ की सरकारों द्वारा वहाँ के लोगों पर इस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया गया, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि जापान जैसे देश विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी स्थान पर काबिज है। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं या क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्य आते हैं, वन से संबंधित कार्य आते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन व उत्खनन आदि चीज़ें शामिल है। वहीं दूसरी या द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण मतलब निर्माण से संबंधित चीज़ें शामिल है, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, व्यवसाय, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। और इन चीज़ों के द्वारा ही या इन तीनों क्षेत्रों द्वारा ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे देश को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, देश में आर्थिक तंत्र स्थापित होता है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारणों के कारण परिवार में जो महिला पुरुष है उनमें श्रम का विभाजन होता है, कि किस प्रकार से पुरुष कौन कौन से काम करता है, वो महिलाओं द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि देश की सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित सुधार किए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चों को उपलब्ध हो, इसलिए देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, और इसके लिए देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी राशि शिक्षा के लिए रखी गई है इसको बताया गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब देश की सरकारों द्वारा शिक्षा पर इतनी राशि व्यय की गई है, तो हमारे देश में जो शिक्षा का प्रतिशत है महिला व पुरुष में उसका स्तर बड़ा है, जिसको हम ग्राफ द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1951 में स्थिति थी और किस प्रकार से 2011 में स्थिति है शिक्षा की या साक्षरता दर की भारत में। चित्र में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, अलग अलग स्लेब में यह दिया गया है। आगे के चार्ट में यह दर्शाया गया है कि कितने सन में कितनी महाविद्यालय थे, कितने विश्वविद्यालय थे, और उसमें पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी रहे थे, और कितने वहाँ पे शिक्षक यूनिवर्सिटी व कॉलेज में रहे थे, इसको बताया गया है। आप इस चार्ट को आसानी से देख सकते हैं व समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग वर्षों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, और इस प्रकार से शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा सकती है। आगे के पॉइंट में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार से प्रयास किए गए और उसका क्या परिणाम आया, किस प्रकार से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, शिशु मृत्यु दर में कमी आई व मृत्यु दर में किस प्रकार से
मृत्यु दर में कमी आई वो हम देख सकते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। और आगे के चार्ट में यह बताने का प्रयास किया गया है कि देश में जो स्वास्थ्य केंद्र है कितने हैं, औषधालय, अस्पताल, बिस्तर, भारतीय शिक्षा परिषद में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या व नर्सिंग स्टाफ कितने कितने हैं, यह सब बताने का प्रयास किया गया है। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अगर आपको बातें समझ में आई होगी, आप चाहते होंगे कि इसी प्रकार का मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपको आसानी से पाठ या अध्याय समझ में आ जाए, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।